प्रिय विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर इकबाल, सह आचार्य इतिहास विभाग, राजकीय महाविद्यालय झालावाड़। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम बात करेंगे तुगलक वंश के शासक फिरोज शाह तुगलक के बारे में, जो कि एक उदारवादी शासक था और 1351 ईस्वी में वे गद्दी पर बैठा और 1388 ईस्वी तक उसने शासन किया। आपके सिलेबस में शामिल है कि फिरोज शाह तुगलक कि सार्वजनिक कार्य क्या थे और उसने कृषि सुधार के क्षेत्र में क्या कार्य किए, तो उन्हीं की हम बात करेंगे। सर्वप्रथम चर्चा करते हैं उसके प्रारंभिक जीवन के बारे में। तो फिरोज गयासुद्दीन तुगलक के भाई सिपह सलार रज्जब का पुत्र था। उसका जन्म 1309 ईस्वी में हुआ था। उसकी माता अबोहर के भट्टी राजपूत सरदार रणमल की पुत्री थी। एक राजपूत माता की संतान होते हुए भी फिरोज कट्टर धर्मांध व्यक्ति था। मोहम्मद तुगलक अपने चचेरे भाई पर विशेष कृपा रखता था तथा सुल्तान बनने के बाद उसने उसे ऊंचे पदों पर नियुक्त किया। मोहम्मद तुगलक निसंतान था, अतः उसकी मृत्यु के बाद फिरोज को गद्दी पर बिठाया गया। 23 मार्च 1351 ईस्वी को थट्टा के निकट फिरोज का सिंहासनारोहण हुआ। अब हम बात करते हैं कि जब फिरोज गद्दी पर बैठे तो उस समय परिस्थितियाँ किस प्रकार की थी। तो जैसा कि मोहम्मद बिन तुगलक के समय में हमने देखा था कि उसके द्वारा अनेक प्रयोग किए गए और जिनकी वजह से सिंहासन पर जब तक वे रहा तब तक उन नवीन प्रयोगों की वजह से खजाना खाली हो चुका था और राज्य में बहुत सारे विद्रोह हुए थे। उसकी वजह से भी आर्थिक स्थिति राज्य की डावाडोल थी और आम जनता में भी सत्ता के खिलाफ असंतोष व्याप्त था। तो ऐसी कठिन परिस्थितियों में वह गद्दी पर बैठा, तो इसलिए उसने कठोर नीति अपनाने के बजाय उदारवादी नीति अपनाने का निश्चय किया। मोहम्मद तुगलक की जैसी नीतियों की हमने बात की थी और के कारण और साथ ही कठोर दंड व्यवस्था की वजह से जनता में घोर असंतोष व्याप्त था। राज्य का सारा खजाना खाली हो चुका था। उलेमा वर्ग और मुस्लिम प्रजा मोहम्मद तुगलक के धार्मिक विचारों के कारण उससे बहुत नाराज थी तथा उसके समय में वे विद्रोहों के कारण अनेक प्रांत दिल्ली सल्तनत के आधिपत्य से मुक्त हो गए। उपरोक्त परिस्थितियों में फिरोज तुगलक ने युद्धों के विपरीत अपना ध्यान शासन को व्यवस्थित करने में लगाया। शासन तंत्र को व्यवस्थित करने के लिए उसने प्रशासन में और विशेष रूप से राजस्व व्यवस्था में अनेक सुधार किए। इन सुधारों के पीछे उसका मुख्य उद्देश्य जनता को सुखी और समृद्ध बनाना तथा राज्य की आय में वृद्धि करना था। फिरोज तुगलक की आंतरिक नीति कुशल शासन प्रबंध और सुधार कार्यों के कारण बहुत सफल रही। उसके शासनकाल में शांति बनी रही और राज्य का विकास भी हुआ। अब हम बात करते हैं फिरोज तुगलक के सुधार कार्यों की। तो सबसे महत्वपूर्ण सुधार उसके थे राजस्व और कर व्यवस्था में सुधार। मोहम्मद तुगलक की उदार दानशीलता, विफल योजनाओं तथा निरंतर होने वाले विद्रोह के परिणाम स्वरूप दिल्ली का खजाना बिल्कुल खाली हो चुका था। अतः फिरोज के समय तक राजस्व की हालत बहुत शोचनीय हो गई थी। अतः उसने राजस्व संबंधी मामलों की ओर विशेष ध्यान दिया। राजस्व के क्षेत्र में उसके द्वारा किए गए कार्य निम्नलिखित हैं। सर्वप्रथम उसने स्वर्गीय सुल्तान द्वारा लगाए गए तकावी ऋण को रद्द कर दिया, यानी किसानों को जो एडवांस में ऋण दिया गया था उसको उसने माफ़ कर दिया। भू राजस्व उगाने वाले कर्मचारियों का वेतन बढ़ा दिया गया ताकि वे किसानों से रिश्वत नहीं लें। उसने प्रांतों का दौरा करके राजस्व अभिलेखों का निरीक्षण किया तथा 6 वर्ष के कठिन परिश्रम के बाद राज्य की खालसा भूमि का राजस्व 6 करोड़ 85 लाख टन का निश्चित किया। उसने भूमि की नाप के आधार पर राजस्व निर्धारित करने की वैज्ञानिक प्रणाली त्याग दी। इस आधारभूत दोष के बावजूद लगभग स्थायी रूप से भूमि कर निश्चित करना फिरोज की एक महान सफलता थी। फिरोज ने 24 कष्टप्रद करों को हटा दिया। उसने कुरान के नियमानुसार केवल 4 कर लगाए। पहला खिराज, जो कि एक कृषि कर था। दूसरा खम्स, जो युद्ध में लूटी गई राशि होती थी, जिसका 1/5 भाग राज्य को मिलता था और 4/5 भाग सैन्य अधिकारियों और सैनिकों में बांट दिया जाता था। जजिया, जो गैर मुस्लिमों से लिया जाने वाला कर था, और जक़ात, जो मुस्लिमों से लिया जाने वाला धार्मिक कर था। इससे पहले किसी भी सुल्तान ने ब्राह्मणों पर कर नहीं लगाया था। फिरोज पहला शासक था जिसने ब्राह्मणों सहित समस्त हिंदुओं पर जजिया कर लगा दिया। सुल्तान ने आंतरिक व्यापार को कर मुक्त करने के लिए उस पर से वे अनेक कर हटा दिए जिससे वस्तुओं के आने जाने में बाधा होती थी। अतः इससे व्यापार का पुनरुत्थान हुआ, यानी उसने चुंगी व्यवस्था को समाप्त कर दिया। सुल्तान ने लगभग 1200 फलों के बाग लगवाए दिल्ली के आसपास, जिससे राज्य की आय बढ़ी। उसने सिंचाई की भी पर्याप्त व्यवस्था की, जिससे कृषि के उत्पादन और कृषि योग्य भूमि में वृद्धि हुई।
इस प्रकार राजस्व व्यवस्था में सुधार से राज्य की आय में बहुत ज़्यादा वृद्धि हुई, परंतु फिरोज की राजस्व व्यवस्था में दो मूलभूत दोष भी रहे। पहला था जागीरदारी प्रथा और दूसरा था भूमि को ठेके पर दिया जाना। जागीरदारों से किसानों की भलाई की आशा नहीं की जा सकती थी और भूमि को ठेके पर लेने वाले पेशेवर व्यक्ति भी किसानों से ज़्यादा धन वसूल करते थे। तो ये दो मूलभूत कमियां उसकी राजस्व व्यवस्था में रहीं। इसके बाद उसका एक महत्वपूर्ण कार्य था सिंचाई व्यवस्था को प्रोत्साहित करना। उसने कृषि के क्षेत्र में नहरों का निर्माण करवाया। सिंचाई की सुविधा के लिए उसने 5 बड़ी नहरों का निर्माण करवाया। पहली नहर द्वारा यमुना का पानी हिसार तक पहुंचता था। हिसार फिरोजा जो कि उसके द्वारा बसाया गया एक नया शहर था जो 150 मील लंबी थी। दूसरी 96 मील लंबी नहर सतलज से घाघरा तक जाती थी। तीसरी नहर मंडवी से तथा सिरमौर की पहाड़ियों से हांसी तक बनाई गई थी। चौथी नहर घग्गर से नव स्थापित नगर फिरोज़ाबाद तक जाती थी। पांचवी नहर यमुना से फिरोज़ाबाद तक जाती थी। इन नहरों के कारण कृषि योग्य भूमि में वृद्धि हुई। फिरोज ने सिंचाई और यात्रियों की सुविधा के लिए 150 कुएं खुदवाए। फरिश्ता के अनुसार फिरोज ने सिंचाई की सुविधा के लिए विभिन्न नदियों पर 50 बांध और 30 झीलों अथवा जल को संग्रह करने के लिए तालाबों का निर्माण भी करवाया। फिरोज के द्वारा जो नहर प्रणाली का विस्तृत विवरण है वो हमें तारीख़ मुबारक शाही में मिलता है। और ये जो नहरें खुदवाई गई थी उसका मूल उद्देश्य यही था कि जो नए शहर बसाए गए थे वहाँ पर जो है पानी की कमी को जो है पूरा किया जा सके। और साथ ही नहरों का निर्माण केंद्रीय राजकोष के धन से किया गया था, किंतु इससे निकलने वाली सहायक नहरें प्रांतीय राज्यपालों द्वारा बनवाई गई थी। किंतु नहरों के रख रखाव का खर्च इससे सिंचाई करने वाले किसानों को वहन करना होता था। सिंचाई कर उन्हीं किसानों से वसूला जाता था जो नहरों से सिंचाई करते थे, और जो लोग तालाब या कुओं वगैरह से सिंचाई करते थे उनसे कोई सिंचाई कर नहीं लिया जाता था। सिंचाई कर उपज का लगभग 1/10 भाग होता था और फिरोज को सिंचाई कर से लगभग 2 लाख टंका की आमदनी होती थी। यह उसकी व्यक्तिगत आय मानी गई, इसे राजकोष में जमा नहीं किया जाता था। फिरोज तुगलक के पास दिल्ली के सभी सुल्तानों से ज़्यादा व्यक्तिगत आय के स्रोत थे, जिनमें बाग, कारखाना व सिंचाई कर सम्मिलित था। अब हम बात करते हैं सार्वजनिक निर्माण कार्य विभाग की। विद्यार्थियों, आपको पता होगा कि वर्तमान में भी सार्वजनिक निर्माण विभाग कार्यरत होता है, जिसको PWD के नाम से जाना जाता है, और पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट। तो उसी प्रकार का डिपार्टमेंट फिरोज तुगलक के द्वारा भी स्थापित किया गया था और वह पहला मुस्लिम शासक था जिसके द्वारा बड़ी संख्या में जनहितकारी कार्य किए गए। फिरोज का मुख्य व्यसन निर्माण कार्य था। वुल्जले हेग लिखते हैं कि उसे निर्माण कार्य का इतना चाव था, लगन थी, कि इस दृष्टि से वे रोमन सम्राट आगस्टस से बड़ा चढ़ा नहीं तो कम से कम उसके समान अवश्य था। कहा जाता है कि फिरोज ने 300 नए नगरों का निर्माण करवाया। इनमें संभवतः वह गांव भी शामिल थे जो पहले उजाड़ थे, परंतु फिरोज तुगलक के समय में कृषि की सुविधा के कारण पुणे बस गए थे। फिरोज ने फिरोज़ाबाद, फतेहाबाद, हिसार फिरोजा, फिरोजपुर, जौनपुर, हिरनी खेत, तुगलकाबाद, सबदम नगरों की स्थापना की। और जौनपुर का निर्माण उसने जूना खां के नाम पर किया, जो मोहम्मद तुगलक का नाम था। और साथ ही फिरोज़ाबाद, जो वर्तमान में कांच की चूड़ियों के लिए प्रसिद्ध है, उत्तर प्रदेश में है ये जगह, तो इसका निर्माण भी उसके द्वारा किया गया था। उसी प्रकार दिल्ली में जो फिरोज शाह कोटला मैदान, क्रिकेट का मैदान आप सब लोग जानते होंगे, तो फिरोज शाह कोटला की स्थापना भी फिरोज शाह के द्वारा की गई थी। उसने लगभग 40 मस्जिदें, 30 विद्यालय, 10 महल, 200 धर्मशालाएँ, 5 तालाब, 5 अस्पताल, 100 मकबरे, 10 स्नानागार, 10 समाधियों तथा 100 पुलों व अनेक बागों का निर्माण करवाया। उसने अपनी आत्मकथा में लिखा है कि मैं पूर्व के सुल्तानों एवं महान अमीरों की इमारतों का जीर्णोद्धार करवाने में सामर्थ्यवान हुआ हूँ। इसके अंतर्गत दिल्ली की जामा मस्जिद, कुतुब मीनार की क्षतिग्रस्त ऊपरी मंजिल, शमशी तालाब, अलाई तालाब, इल्तुतमिश का मदरसा और मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा स्थापित किए गए जहांपना नगर को उसने पुनः निर्मित करवाया।
इसके अलावा अनेक अमीरों व सूफियों के मकबरों यानी समाधियों का जीर्णोद्धार भी उसने करवाया। उसने जो है अशोक के 2 स्तंभों को दिल्ली मंगवाया। इनमें से एक खिजराबाद से और दूसरा मेरठ के निकट से लाया गया था। अपने भवन निर्माण कार्यों के संबंध में सुल्तान ने स्वयं कहा है कि उन उपहारों में जो ईश्वर ने अपने विनम्र सेवक को दिए हैं उनमें सार्वजनिक निर्माण की भी इच्छा है। इसके अलावा उसने अनेक पुरानी ऐतिहासिक इमारतों की मरम्मत भी करवाई। अब हम बात करते हैं फिरोज तुगलक के द्वारा किए गए न्यायिक तथा परोपकारी कार्यों के बारे में। फिरोज की न्याय व्यवस्था इस्लाम के नियमों पर आधारित थी। सिंहासन पर बैठने के बाद उसने अनुभव किया कि पूर्व सुल्तानों का दंड विधान बहुत कठोर है, अतः उसने उदार दंड विधान का निर्माण किया। अपनी आत्मकथा फतवाते फिरोजशाही में उसने लिखा है, अपराधियों को पहले राजाओं के समय में बहुत यातनाएं दी जाती थी। महान तथा दयालु ईश्वर ने मुझे प्रेरणा दी है कि मैं मुसलमानों का अनुचित रूप से मारे जाने से रोकूं। वी.ए. स्मिथ उसकी प्रशंसा में लिखते हैं कि उसका एक सुधार, अंगों को काटना, यातनाओं का अंत करना पूर्णतः प्रशंसनीय है। उसके शासनकाल में तत्संबंधी आज्ञाओं का काफ़ी हद तक पालन किया गया होगा। प्रोफेसर सतीश चंद्र भी इस संदर्भ में लिखते हैं कि फिरोज ने अनेक मानवतावादी कदम भी उठाए। उसने चोरी और दूसरे गुनाहों के लिए हाथ पैर नाक आदि काटने जैसे अमानवीय दंड बंद कर दिए। उसने इस बात पर जोर दिया कि राज्य का काम केवल दंड देना और कर वसूल करना ही नहीं है, बल्कि वह एक जन कल्याणकारी संस्था भी है। मध्यकाल के संदर्भ में कल्याण के इस सिद्धांत की घोषणा एक मूल्यवान घोषणा थी और फिरोज इसके लिए श्रेय का अधिकारी है। परोपकारी कार्यों में भी फिरोज की बहुत रुचि थी। उसने बेरोजगार मुस्लिमों के लिए एक रोजगार दफ्तर खोला। इस दफ्तर में बेरोजगार लोगों का नाम लिखा जाता था। उसने शहर के कोतवालों से भी कह रखा था कि वो बेरोजगार लोगों की सूची बनाए और इन बेरोजगारों को योग्यता अनुसार रोजगार दिया जाता था। उसने एक दानशाला यानी दीवाने खिरात भी खोली, जिसके द्वारा गरीब व असहाय मुसलमानों की पुत्रियों के विवाह की व्यवस्था सरकारी खर्च पर की जाती थी। उसने दिल्ली में एक दारुल शफा नामक अस्पताल की स्थापना की, जिसमें जनता और रोगियों को निःशुल्क चिकित्सा के साथ साथ भोजन भी कराया जाता था। उसने गरीब व बूढ़े लोगों की सुरक्षा के लिए दीवाने स्थायी काक की स्थापना की। यानी वर्तमान में हम जो देखते हैं कि निःशुल्क चिकित्सा है, निःशुल्क जो है भोजन की जो योजनाएं हैं सरकार के द्वारा लागू की जाती है जन कल्याण योजनाओं के नाम पर, वो जन कल्याणकारी योजनाएं फिरोज के द्वारा लागू की गई थी। अब हम बात करते हैं कि शिक्षा और साहित्य के क्षेत्र में उसका क्या योगदान रहा। तो उसने शिक्षा के विकास में भी रुचि दिखाई। उसने अनेक विद्यालयों, मठों एवं पाठशालाओं की स्थापना की और उनमें विद्वान लोगों को नियुक्त किया गया। शिक्षण संस्थाओं को राज्य की ओर से अनुदान तथा योग्य विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति देने की व्यवस्था की। सुल्तान को इतिहास में विशेष रुचि थी। ज़ियाउद्दीन बर्नी और शम्से सिराज अफीफ ने उसके संरक्षण में ऐतिहासिक ग्रंथ लिखे थे। वे स्वयं भी अच्छा लेखक था। उसने अपनी आत्मकथा फतवाते फिरोजशाही की रचना की। ज्वालामुखी मंदिर के पुस्तकालय में उसे 1300 ग्रंथ संस्कृत के प्राप्त हुए थे। उनमें से कुछ का उसने फारसी में अनुवाद कराया। उनमें से एक का नाम दलाइल फिरोजशाही रखा गया। उसकी रुचि एवं संरक्षण से फारसी साहित्य को प्रोत्साहन मिला। इसके बाद हम बात करते हैं फिरोज द्वारा स्थापित किए गए दास विभाग और उसकी व्यवस्था के बारे में। तो फिरोज शाह तुगलक ने बड़ी संख्या में दासों का संग्रह किया। उसने अपनी सेनाओं को आदेश दे रखा था कि वो जहाँ कहीं भी जाएं तो वहाँ उनमें कोई अच्छे गुलाम या दास मिले तो वो उनको लेकर आ जाएं। धीरे धीरे उसके दासों की संख्या बढ़ते बढ़ते 1,80,000 तक पहुँच गई थी। उन दासों की शिक्षा का पूरा ध्यान रखा जाता था। उसकी देखभाल के लिए एक अलग पृथक विभाग और एक पृथक अधिकारी की नियुक्ति की गई थी। उसने सभी दासों को कोई ना कोई पद दिया था। उनको कारखानों में नियुक्त किया गया था। उनको सैन्य पदों पर भी रखा गया था। यह दास प्रथा तुगलक साम्राज्य के राजनीतिक तथा आर्थिक पतन का कारण बनी भविष्य में। अब हम बात करते हैं मुद्रा व्यवस्था में सुधार की। तो फिरोज तुगलक ने बड़ी संख्या में छोटे छोटे सिक्के जारी किए ताकि व्यापारी वर्ग तथा साधारण जनता के लेन देन में किसी भी प्रकार की कठिनाई न हो। उसने तांबे व चांदी को मिलाकर एक प्रकार से दोनों धातुओं का मिश्रित सिक्का जारी किया ताकि लोग आसानी से उसकी नकल न कर लें तथा वह आर्थिक कठिनाई उत्पन्न न हो जाए जो उसके पूर्वगामी मोहम्मद तुगलक के समय में हुई। अब हम
फिरोज तुगलक के समस्त कार्यों का मूल्यांकन करेंगे तो मोटे तौर पर इस बात से सभी लेखक सहमत हैं कि फिरोज में मस्तिष्क के नहीं किंतु हृदय के अनेक गुण विद्यमान थे। सुल्तान के समकालीन इतिहासकार बर्नी और शमसे सिराज अफीफ ने उसकी प्रशंसा की है। वह उसे एक आदर्श एवं श्रेष्ठ सुल्तान मानते हैं। आधुनिक इतिहासकार इलियट एल्फिंस्टन ने भी फिरोज की प्रशंसा करते हुए उसे सल्तनत युग का अकबर कहा है। लेनपुल ने भी उसकी उदारता, न्यायप्रियता, निर्माण कार्य तथा प्रजा के प्रति स्नेह की भूरी भूरी प्रशंसा की है। डॉक्टर एल श्रीवास्तव भी लिखते हैं कि सुल्तान के अनगणित दान कार्यों के कारण उसकी सर्वप्रियता में अधिक वृद्धि हुई। रोजगार का दफ्तर, दान विभाग, पाठशालाएं तथा विद्यालय, विद्वान लोगों के जीवन निर्वाह के लिए दिए गए भत्ते तथा छात्रवृत्तियां, यात्रियों के लिए जुटाए गए आराम तथा सुविधाएं, सरकारी नौकरों के प्रति व्यवहार, इन सभी चीज़ों ने मिलकर जनता के दिलों में फिरोज तुगलक के लिए ये भावना उत्पन्न की कि वास्तव में वह हमारा संरक्षक है। वह दिल्ली का पहला सुल्तान था जिसने विजयों तथा युद्धों की तुलना में अपनी प्रजा की भौतिक उन्नति को सर्वाधिक महत्व दिया और उसे उसकी पूर्ति में सफलता भी मिली। उसके समय में राज्य और प्रजा दोनों संपन्न थे। वास्तव में फिरोज अपनी प्रजा का हितैषी था। उसके पहले अथवा बाद में दिल्ली के किसी सुल्तान ने अपनी प्रजा की भौतिक समृद्धि के लिए इतना कार्य नहीं किया जितना कि उसने किया। ये मानना है डॉक्टर एल श्रीवास्तव का। उसकी राजस्व नीति तथा उसके द्वारा बनवाई गई नहरों के परिणाम स्वरूप कृषि के क्षेत्र में बहुत उन्नति हुई। उसके द्वारा अनेक करों को हटा दिए जाने से जनता को राहत मिली और व्यापार में भी वृद्धि हुई, जिसके कारण वस्तुओं के मूल्य बहुत कम हो गए। एक शासक के रूप में फिरोज की यही सबसे बड़ी उपलब्धि थी। इसके अलावा फिरोज ने सार्वजनिक निर्माण के क्षेत्र में और जनता के हित के लिए जो अनेक कार्य किए वे भी प्रशंसनीय हैं। डॉक्टर एल श्रीवास्तव के अनुसार उस समय तक नई विजय प्राप्त करने, कानून तथा व्यवस्था कायम रखने और राजस्व वसूल करने तक ही शासक के कार्य सीमित थे। फिरोज ने जनहित के लिए राज्य के कार्यों के क्षेत्र का विस्तार किया। इसके लिए उसे श्रेय दिया जाना चाहिए। लेकिन उसकी विचार शून्य उदारता एवं जनता के प्रति अंत में चलकर दिल्ली सल्तनत को जो है पतन की ओर धकेल दिया। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि फिरोज तुगलक जो है 1351 ईस्वी में गद्दी पर बैठा। 1388 ईस्वी तक यानी लगभग उसने 38 साल तक, एक लंबी अवधि तक उसने शासन किया और उसने शासन के कार्य में एक नई चीज़ जोड़ी। वो ये थी कि राज्य को जनता के प्रति कल्याणकारी नीतियाँ अपनानी चाहिए और इस प्रकार जो है उसके सार्वजनिक निर्माण कार्य और जनता के प्रति जो उदारवादी नीतियाँ थी वो उसे इतिहास में दूसरे अकबर के नाम से कहलाने को बाध्य करती है। धन्यवाद।